अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक और कोर्स को स्टार्ट किया है जिसका नाम है ईएम इलेक्ट्रिकल मशीन वन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली जो मशीन होंगी वो कौन सी होंगी, डीसी मशीन हमारे पास होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले वो है ट्रांसफार्मर के ऊपर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल का एक कहते हैं कि एक बेसिक कंपोनेंट है जो कि हर जगह इस्तेमाल होता है, तो इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको स्टडी करने से पहले हम इसके कुछ जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको ठीक है, इसी तरीके से इसको, तो यहाँ पर इसकी होती है वाइंडिंग। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ वाइंडिंग हो गई है। तो वाइंडिंग का मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर जो वाइंडिंग्स है ये होती है आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है ना, और ये आपके पास होती है दूसरे एंड के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि उल्टे हाथ वाली प्राइमरी है और सीधे हाथ वाली सेकेंडरी है। इस तरीके से हम डिफ़ाइन नहीं करते। इसको डिफ़ाइन करने का एक तरीका है, उसका तरीका ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जहाँ पर सोर्स क्या हो, कनेक्टेड हो, कनेक्टेड विद सोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कनेक्टेड विद सोर्स के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है ना, और सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाती है आपके पास जो लोड के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है ना, लोड कनेक्टेड, लोड क्या हो, कनेक्टेड हो। तो ये आपके पास क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जहाँ पर लोड कनेक्ट होगा वो आपके पास कहलाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग भी। अच्छा, तो ट्रांसफार्मर को इस तरीके से समझना है कि ट्रांसफार्मर आपके जो होते हैं वो बाय डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, बाय डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, बाई डायरेक्शनल। अब ये बाई डायरेक्शनल क्यों है? बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि अगर सपोज करें कि आपके पास ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट आपके इनकमिंग है, ठीक है ना, इनपुट है, और आपकी जो आउटगोइंग है वो है 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। तो होता क्या है कि अगर आप इसको 220 वोल्ट के सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको कितने वोल्ट प्रोवाइड करके दे देगा, 24 वोल्ट प्रोवाइड करके दे देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो मैं इस पहले कंडीशन के अंदर लिख दूँ मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना, ये पहली कंडीशन के अंदर होगा। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि आप सप्लाई यहाँ से दें, आप सप्लाई कहाँ से दें, आप सप्लाई दें यहाँ से, आप सप्लाई कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे, और आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इनपुट ये आपके पास हो गया इसके लिए, और आउटपुट आपके पास इस पॉइंट के लिए ये हो गया।
ठीक है ना। ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे ब्लू पेन से ही यहाँ पे इसकी मार्किंग कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। तो ये कहलाएगा 24 वोल्ट से कहाँ पे चला गया, 220 वोल्ट के पास चला गया। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है ना, इसको मैंने मेंशन कर दिया है, तो कलर वाइज आपको बता दिया जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ क्या यूज़ की है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर होगा। अब ट्रांसफार्मर के अंदर एक चीज़ और होती है कि अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप का मतलब ये होता है इन शॉर्ट कि आपका जो वोल्टेजेस होंगे वो हाई हो जाएंगे और इसके बरअक्स करंट क्या हो जाएगा, करंट को क्या कर देगा, ये डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है ना, तो इसके अंदर वाइस वर्सा काम होता है, मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर भी है, तो सेम फॉर अबव। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब ये समझे एक तरह से बिल्कुल बेसिक था। अब हम आ जाते हैं इनके कंपोनेंट्स के ऊपर। तो कंपोनेंट्स में आपके पास क्या क्या होते हैं, तो कंपोनेंट में अगर मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ वन बाय वन, सबसे पहले तो आपके पास ये बॉडी है। ठीक है ना, इसको मैं लिख देता हूँ कोर। सेकंड, आपके पास वाइंडिंग आ गई। ये बेसिक कंपोनेंट्स आपके कहलाएंगे। ठीक है ना, और आपके पास आ जाएगा ऑयल। अब ऑयल इसके अंदर तो आपको दिख नहीं रहा, ये कहाँ होता है ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखा दूंगा। ठीक है ना, आपके पास एक होता है टैंक होता है, मेन टैंक, और एक होता है कंजर्वेटर टैंक, जिसे हम ऑयल टैंक भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक चीज़ और होती है, दो चीज़ और है बल्कि जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पांचवी वो है बुशिंग। बुशिंग आपको ये बताता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो कितने किलोवाट की एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और एक होता है आपके पास बकल्स रिले। एक मिनट ज़रा, क्या होता है बकल्स रिले, ये रिले है आपके पास जो ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कि कंपोनेंट्स हैं ये। कंपोनेंट्स, ये आपके पास बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर यूज़ होता है। अब हम इसके अंदर डिटेल में आ जाते हैं कि वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कोर टाइप, ठीक है ना, कोर। अब कोर इसके दो टाइप है। अब कोर का मतलब ये है कि इसको आप अभी तो आप नाम दे दें बॉडी का, कि हो सकता है कि आप क्योंकि जब सेम नाम आएगा तो हो सकता है कि आप इशू हो जाए लोगों को, तो हम यहाँ पे सिंपल इसका नाम दे देते हैं बॉडी। इसकी बॉडी कितने टाइप की होती है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन पे बॉडी, और काफ़ी डिटेल में इसको हमने देखना है ताकि आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है ना, तो बॉडी के अंदर आपके पास एक आ जाता है कोर टाइप। तो कोर टाइप आपके पास एक होता है और दूसरा होता है शेल टाइप। ठीक है ना, तो जब भी मैंने वहाँ पे बॉडी लिखा क्योंकि मुझे पता था कि सेम नाम आ जाएंगे तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ये आपके पास बॉडी में जाते हैं कोर टाइप और शेल टाइप। तो कोर टाइप सब्सटेंस तो वो होगा कि जिस तरीके से हम नॉर्मल अपना एक ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ये कोर टाइप की एग्जाम्पल है। शेल टाइप के ऐसा होता है कि आपकी जो वाइंडिंग होती है वो इनसाइड ट्रांसफार्मर की हुई भी होती है, तो आपके पास वो शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है ना, और कोर का एक काम ये होता है, बॉडी के अंदर होता क्या है, मैं इसका जो फंक्शन बता देता हूँ कि इसकी बॉडी में होता क्या क्या है। तो इसकी जो बॉडी है, अगर मैं आपको सिंपल एक कोर टाइप का एक बना के दिखा दूँ जिस तरह अभी हमने बनाया था,
ठीक है ना। ये आपके पास ट्रांसफार्मर की बॉडी है। मैं इसको यहाँ कलरिंग कर दूँ ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए रफली सा। ठीक है ना। ये आपके पास जो बॉडी है, ये जितने भी कोर हैं आपके पास, यहाँ पर ये क्या है, ये एक तो ये इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि अगर मैं एक लाइंस बनाना शुरू करूँ यहाँ पर हल्की हल्की सी, मैंने यहाँ पे लाइन ज़्यादा बना दी है क्योंकि ये भी क्या होती हैं, वो लेमिनेटेड होती हैं। ठीक है ना। तो लेमिनेटेड होती हैं। लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि इनको बारीक बारीक हम, ये आपके पास एक आयरन नहीं है। ठीक है ना। ये बारीक बारीक सी आपके पास थिन शीट्स हैं। मैं यहाँ पे लिखते हुए चले जाता हूँ। ये थिन शीट होती हैं, थिन शीट होती है एंड प्रोवाइडेड विद इंसुलेशन। ठीक है ना। और एक इंसुलेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और जो आपके पास कोर है, इससे आप अपना एमएमएफ जो होता है, एमएमएफ का मतलब मैं सिंपल यहाँ पे कह दूँ कि फ्लक्स को पास करवाते हैं। किसको पास करवाते हैं? फ्लक्स को। तो फ्लक्स विल फ्लो थ्रू इट, फ्लक्स विल फ्लो थ्रू इट। केस में होता है फ्लक्स फ्लो करते हुए जाता है। ठीक है ना। अच्छा, अब जो मैंने आपको एक थिन शीट का बताया है, थिन शीट किस तरीके की होती है? थिन शीट होती है कुछ इस तरीके की, ई एंड आई के फॉर्मेट के अंदर। ठीक है ना। ये एक ई टाइप होता है और एक आपके पास होता है आई टाइप। जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो आपके पास वायरिंग मतलब कि इस तरीके की आपके पास थिन शीट्स होती हैं काफ़ी सारी, जिसके अंदर यहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। इंसुलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इंसुलेटेड चीज़ लगा दी जाएगी, जिससे इनके दरमियान कंडक्टिविटी नहीं होगी, कंडक्टिविटी नहीं होगी, जिसकी सूरत में क्या होगा, जो लॉसेस है हमारे वो कम हो जाते हैं। अब लॉसेस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम आगे देख लेते हैं। ठीक है। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ। ई एंड आई आपके पास ये बनता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक जो शेल टाइप के अंदर होता है वो आपके पास कुछ इस तरीके का होता है। ये तो आपके पास सिंपल मैं कह दूं कि कोर टाइप के लिए मैंने ये बना दिया है। ये था कोर टाइप के लिए, कोर टाइप। अब अगर मैं शेल टाइप की बात कर रहा हूँ तो शेल टाइप के लिए कुछ वो इस तरीके से दिखेगा आपको। आई थिंक इस तरीके का ही कुछ होता है। और अंदर, हाँ ठीक है। तो कोर टाइप, शेल टाइप के अंदर आपको कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास कहलाती हैं लिम्स कहलाती हैं। ठीक है ना। तो ये लिम्ब कहलाती हैं आपके पास। इसके अंदर वाइंडिंग हुई भी होती है ट्रांसफार्मर की। ठीक है। तो हमने ये जो है आपके पास किस चीज़ का हो गया है, ये आपके पास हो गया है शेल टाइप का। अभी तक हमने बॉडी को डिस्कस कर लिया है थोड़ा सा, और अभी हमने डिटेल इसको स्टडी नहीं किया है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अभी तक बॉडी के अंदर अभी सिर्फ यही पढ़ा है। अब बॉडी के बाद आ जाती है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग तो हमने खैर पढ़ ली है कि वाइंडिंग सेकेंडरी होती है और एक प्राइमरी होती है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो हमेशा लोड के साथ कनेक्टेड होती है, और जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? वो कनेक्टेड होती है सोर्स के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ऑयल। अब ऑयल यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पर इंसुलेशन की बात की थी, अब यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। मैं दूसरे नंबर पे यहाँ पे ले लेता हूँ ऑयल, कि हम यहाँ पे ऑयल की बात करने जा रहे हैं। तो ऑयल जो आपके पास होता है वो दो पर्पज़ के लिए होता है। कौन कौन से पर्पज़ के लिए होता है वो हम डिस्कस करते हैं। एक तो होता है वो इंसुलेशन के लिए, एक वो होता है इंसुलेशन के लिए, एंड दूसरा काम जो करता है वो एज अ कूलर काम करता है। एज अ कूलर ये वर्क करता है। ठीक है ना। इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड करता है? मेरे पास एक पिक्चर है, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। आई थिंक
ये रही। तो कंट्रोल Z, तो उसको हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए रहेंगे। तो इंसुलेशन किस तरीके से प्रोवाइड करती है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। इंसुलेशन इस तरीके से प्रोवाइड करती है, क्योंकि अभी हमने आगे एक चीज़ पढ़ी नहीं है, वो हम पढ़ते हैं तो फिर हम इसको डिस्कस भी करते हैं साथ साथ। लेकिन अभी आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो ये येलो सब्सटेंस दिख रहा है, इसके अंदर येलो सब्सटेंस, ये येलो सब्सटेंस आपको दिख रहा होगा, ये है ऑयल। ठीक है, ये आपके पास हीट सिंक लगी हुई है, हीट सिंक के अंदर भी ऑयल पहुंचा हुआ है। अब होता क्या है, जो इंसुलेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है, क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर है, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि एक ट्रांसफार्मर की कुछ वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपकी वाइंडिंग हुई हुई है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर वाइंडिंग कुछ इस तरीके से हुई हुई है, फिर दूसरी वाइंडिंग हुई हुई है, और इसको अब मैंने डाला हुआ है। असल में वाइंडिंग इस तरीके से होती नहीं है, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, मैं पहली एक वाइंडिंग करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, तो हमने कुछ ये इस तरीके से बना लिए। अब ये एक वाइंडिंग हो गई है। अब यहाँ पर एक टैंक है आपके पास। अब ये जो टैंक कहलाता है वो कहलाता है मेन टैंक। मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ वो क्या कहलाता है, मेन टैंक कहलाता है। सही है, तो अगर बारिश के जब बारिश के दिन होते हैं तो यहाँ पर ऑयल हमारी काफ़ी हेल्प करता है, हमारा जो ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए। जैसे बारिश होती है तो बारिश की वजह से पानी में कंडक्टिविटी होती है, अगर वो आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर पड़ता है और बाय चांस वो किसी भी वजह से अंदर एंटर हो जाता है, तो जिसकी वजह से पानी अगर होगा तो पानी की वजह से कंडक्टिविटी होगी, और कंडक्टिविटी की होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हमारा हो सकता है, जिसकी सूरत में आपका जो ट्रांसफार्मर है वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं ऑयल, फील्ड विद ऑयल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फील्ड विद हम इसको ऑयल से क्या कर देते हैं, फील्ड कर देते हैं। इससे क्या होता है, अगर पानी चला भी गया तो आपको पता है कि ऑयल है, तो ऑयल और पानी कभी भी मिक्स नहीं होते। ठीक है ना, मतलब ये है कि आपका जो ऑयल है इतना ज़्यादा होगा कि आपका जो पानी है, बारिश का कचरा है, उसको कुछ करने ही नहीं देगा, मतलब कि एक तरीके से कंडक्टिविटी उसको पहुंचाने ही नहीं देगा, क्योंकि ऑयल है, ऑयल गर्म होगा तो उसको जो पानी है, पानी को रास्ता ही नहीं मिलेगा कि वो कंडक्ट करवा सके कुछ ना कुछ। ठीक है ना, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा सकता, क्योंकि वो ऑयल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे ऑयल डालते हैं कि अगर बारिश के दिन हो या अगर कहीं किसी का पानी चला जाए तो आपके ट्रांसफार्मर को कुछ भी ना हो। अब यहाँ पर टैंक क्या है ये हम देख लेते हैं। मेन टैंक का मैंने बता दिया है, ठीक है, और मैंने अभी कूलर्स के बारे में अभी आपको सिंपल बताया है। ये कूलर्स के तौर पे काम करता है। अभी इंसुलेशन किस तरह, अच्छा मैंने यहाँ पे इंसुलेशन के तौर पे बता दिया है, असल में कूलर्स के तौर पे बता रहा हूँ। कूलर के तौर पर कि क्या काम करता है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं, लेकिन असल ट्रांसफार्मर के अंदर फ़ैन नहीं होते। ये आपको कुछ इस टाइप का सब्सटेंस दिख रहा होगा जो वर्टिकली इस तरीके से दिख रही होंगी लाइंस। ठीक है ना, ये कहलाता है हीट सिंक, जो कि आपने काफ़ी पढ़ी भी है हीट सिंक्स के बारे में। हीट सिंक, ठीक है ना। हीट सिंक करता क्या है कि जो एक्सेस हीट होती है वो बाहर निकाल देता है। वो कैसे निकालता है, सबको पता है। जैसे कि अगर मैं एक पानी की एक एग्जांपल दूँ कि एक ये ठीक है बाल्टी है, बाल्टी के अंदर अगर हम एक ठंडा पानी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ठंडा पानी डाल देता हूँ और
इस वाले एरिया के अंदर गर्म पानी डाला हुआ है। तो होगा क्या, जितना भी गर्म वाला हिस्सा होगा उनकी डेंसिटी हो जाती है कम, तो वो क्या हो जाएंगे, हल्का हल्का करके वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो जो एक गर्म चीज़ थी, गर्म पानी था, तो अगर इसको मैं नीचे डालूंगा और ठंडा पानी भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि गर्म पानी की डेंसिटी कम होती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हल्का हल्का कर करके ऊपर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये बना दूँ, ये मैंने कुछ पाइप टाइप बना दिए हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर ऑयल यहाँ से एंटर हो रहा है, अगर कोल्ड, अगर ठंडा भी है तेल चाहे गर्म भी हो, मतलब ये है कि करंट, आपका जो ऑयल है वो यहाँ जाएगा। अब यहाँ से होते हुए वो पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने हीट सिंक है, एक तो ये ट्रांसफार्मर से बाहर है, तो ये जो हीट सिंक है ये किसके इंटरेक्ट, ये एयर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, एयर इंटरेक्शन हो रहा है इसके साथ, जिससे आपकी जो एनर्जी है वो तो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रही है, एयर इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, जिससे जो हीट है वो तो एक सराउंडिंग में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, कि बाहर चली जाती है। और जब जब जैसे जैसे ये आपके पास हीट सिंक के अंदर जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखें, तेल अगर गर्म है, यहाँ पे ऑयल रखा हुआ है, जब ये गर्म होगा तो ये नीचे वाला पोर्शन गर्म होगा, यहाँ से आपके पास जो ऑयल है वो जाएगा यहाँ से, और आहिस्ता आहिस्ता वो हीट सिंक होते 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 ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो मतलब गर्म जो तेल है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर की तरफ वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और थोड़ी देर के अंदर वो ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती हैं। और जो अच्छा, जो इसके अंदर जो ऑयल डलता है, ये कोई नॉर्मल ऑयल नहीं होता, ये जो ऑयल होता है ये होता है नैप्था ऑयल और पैराफिन ऑयल, ठीक है ना, इसको याद रखना है। अच्छा, ये भी यहीं पे ही है, इसको साइड करते हैं अभी फ़िलहाल। ये क्या है इसको डिस्कस करते हैं। तो ऑयल कौन कौन से होते हैं, इसको बड़ा भी कर लें ज़रा। ऑयल जो होते हैं वो होते हैं, एक तो नैप्था ऑयल, ठीक है, दूसरा होता है पैराफिन। ये दो ऑयल होते हैं जो कि यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ऑयल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोग इसको देख के लिख लें। तो ये दो ऑयल हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। अब पर्पस क्या है इनका, मैंने बता दिया। पर्पस इनका क्या है, कूलर्स, और दूसरा क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड ये करते हैं। आई होप ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी, अभी इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। और मैंने आपको हीट सिंक का भी बता दिया कि हीट सिंक किस तरीके से काम करती है। जितना भी गर्म तेल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हीट सिंक में से पास होते हुए ऊपर की तरफ चले जाता है, एंड देन वो ऊपर जब जाता है वो तो ठंडा हो जाता है। अच्छा, अब टैंक के अंदर मैं एक और बात कर दूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कंजर्वेटर टैंक, जिसकी मैं बात कर रहा था। एक कंजर्वेटर टैंक होता है, इसके अंदर ऑयल थोड़ा सा फिल किया जाता है। एक्सेस जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसे हम फुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि लेट सपोज जब ऑयल गर्म होगा तो अगर आपका ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो हीटअप होने की वजह से आपका जो तेल है वो क्या हो जाता है, उबलने लगता है। जिस तरह के नॉर्मल वाटर है वो किस तरीके से उबलते हैं, या अगर पानी है और अगर पानी अगर इसके अंदर पड़ा हुआ है तो ये भी उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये उबलेगा तो इसके जो बबल्स हैं ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। और जब ये तेल है तो तेल के भी बबल्स जब गर्म हो जाएंगे तो ये आना शुरू हो जाएगा। तो होता क्या है यहाँ पर ये जब गर्म हो जाता है और जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, तो ये यहाँ पर फिल होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये फिल होता है, यहाँ पर आप एक देख पा रहे हैं, एक लगा हुआ है ऑयल गेज। अगर ये इससे एक्सेस हो जाता है, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से आपके पास ऑयल निकलना शुरू हो जाता है। ऑयल बिल्कुल हल्का हल्का सा निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर है, जो उसका ऑयल होगा जो कि गर्म हुआ था बहुत, वो यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा ऑयल गेज से, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर इसको सोचा क्यों है इस तरीके से। मान लें कि अगर ये पूरा फिल होता
तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसको ऑयल निकलने की जगह ही नहीं मिलती और आपका जो ट्रांसफार्मर है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता। तो इसलिए कंजर्वेटर टैंक के अंदर थोड़ा सा ऑयल की जगह छोड़ी जाती है, ताकि जब ये बॉयल हो जाए, अगर कुछ ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाए तो ये बॉयल होके अपना ऑयल है इसको बाहर फेंक सके, ठीक है ना, जिससे आपका जो इक्विपमेंट है वो बच जाता है। और अब हम आ जाते हैं, अच्छा जब ये ऑयल बाहर फेंकता है ना, तो इससे एक काम ये होता है कि जैसे ही इसने अपना ऑयल को बाहर रिमूव किया, जैसे ही इसने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसने ऑयल को रिमूव किया है ना, तो इससे होगा क्या कि जो एयर होगी ना, वो एयर अंदर जाना शुरू होगी। असल में वो यहाँ से एयर, ऑयल जो होता है वो यहाँ से निकलता है, ठीक है ना। डायल जो ये आपको दिख रहा है, एक नंबर से चैनल दिख रहा है, डिहाइड्रेटिंग ब्रीथर लिखा हुआ है। तो असल में ऑयल यहाँ से निकलता है, और जैसे ही ये ऑयल निकलता है तो एयर जो होती है वो चाहती है कि मैं अंदर चले जाऊँ उसके अंदर, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक चीज़ और लगाई जाती है, वो इस डायग्राम के अंदर दिख नहीं रही है आपको सही से। तो ये आपके पास कहलाता है ब्रीथर। तो ब्रीथर कुछ इस तरीके से होता है, ये ब्रीथर बना हुआ है, तो उसके नीचे आपके पास एक और चैनल होता है जिसके अंदर ऑयल फिल किया जाता है। ऑयल फिल किया जाता है क्यों, कि जैसे ही अगर एयर एंटर होना चाहेगी, अगर एयर चाह रही है कि मैं एंटर हो जाऊं, तो वो ऑयल के अंदर क्या हो जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी। जब ट्रैप हो जाएगी तो वहाँ पर ऑयल के अंदर क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब होने से बच जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि एयर से कैसे ख़राब हो सकता है। तो देखें, एयर जो है, एयर की भी कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि आपके पास जो वोल्टेजेस है वो ज़्यादा आ रहे हैं। लेट सपोज कि आपके पास अगर 480 वोल्टेज आ रहे हैं, 480 वोल्टेजेस अगर आपके पास आ रहे हैं, मैं नॉर्मल पीएमटी की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं हाई लेवल के ऊपर गया ही नहीं हूँ। तो उससे आप सोचें, अगर मैं पीएमटी की बात कर रहा हूँ तो हाई लेवल के ऊपर हमें कितनी एहतियात करनी होगी। तो 480 वोल्ट है, तो वो क्या करेगा, अगर एयर गई, लेट सपोज कि ये आपके पास ट्रांसफार्मर है और इसके अंदर एयर के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही आप, और यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हुआ है, तो कोर है यहाँ पर, इसको मैंने अभी नॉर्मल वे में बना लिया है, ठीक है ना, और वाइंडिंग हुई भी है, ठीक है, वाइंडिंग हुई भी है यहाँ पर। अब जैसे ही 480 वोल्ट अगर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये क्या करेगा, जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने का मतलब ये एक तरह से कह सकता हूँ कि ये आयनाइज करने की कोशिश करेगा कि ये अपने पार्ट के अंदर ब्रेक हो जाए और रैंडम मोशन स्टार्ट कर दें। जैसे ही ये रैंडम मोशन स्टार्ट करेंगे तो ट्रांसफार्मर के अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो हम उसका नाम देते हैं करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉन एज करंट, ठीक है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पास होता है किसी भी कंडक्टर में से, अब ये कंडक्टर में से ही पास होगा, क्योंकि ये कहाँ पे रखे हुए हैं, कोर के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। कि जो आपका एयर अगर चली जाएगी वो आयनाइज होके जो आयनाइज हो जाएंगे, और जो आयनाइज इलेक्ट्रॉन है वो कोर में से जब पास होगा तो वहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा, और करंट फ्लो होने की वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर है वो डैमेज हो जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से करंट लग सकता है थ्रू पोल। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं इसको, बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि बुशिंग बाकी है, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग ब्रीटर बाकी है, बकहोज़ रिले बाकी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको अभी हमने देखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप समझ आ गया होगा जो जो भी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है।